हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में छंद के बारे में पढ़ेंगे, छंद क्या होता है। तो देखिए, छंद छंद शब्द छद या छिद धातु से बना है। ठीक है, छंद शब्द किस धातु से बना है छद या छिद धातु से बना है। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या है, यहाँ देखिए, छंद का दूसरा नाम है पिंगल। ठीक है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे, इसलिए इसका नाम पिंगल भी कहा जाता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ठीक है, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र। ठीक है, जिस तरह से गद्य के लिए व्याकरण जरूरी होता है, उसी तरह से पद्य के लिए यानी काव्य यानी कविता के लिए क्या होता है, छंद। ठीक है, और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है चरण या पाद जिसको कहते हैं। छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, प्रत्येक को चरण कहते हैं। ठीक है, जैसे दोहा ले लीजिए, तो दोहा में 4 चरण हो गए। एक यहाँ तक हो गया, फिर कामा लगता है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर कामा लग जाता है, फिर यहाँ तक, तो 4 हो गए। यहाँ तक एक चरण माना जाएगा, ये दूसरा चरण हो जाएगा, ये तीसरा चरण हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब 2 लाइन में 4 चरण हैं दोहा में। इसी तरह से और भी छंद में है। ठीक है, तो छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा क्या होता है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। किसी स्वर के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ण का उच्चारण जब करते हैं, तो उसमें जितना समय लगता है उच्चारण करने में जितना समय लगता है, तो वही मात्रा हो जाता है उसका। ठीक है, और वर्ण तो जैसे वर्ण देखिए, जैसे राम में मात्रा कितनी है? राम में 2 मात्रा है और इसमें 1। कहने का मतलब मात्रा तो 3 है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। और अगर पूछेंगे वर्ण कितने हैं, तो वर्ण 2 हैं। एक र को, एक म को लेंगे, क्योंकि आ नहीं लेंगे। यहाँ रा की मात्रा है यहाँ पे, तो मात्रा नहीं गिन रहे हैं हम, वर्ण गिना जाएगा वर्ण छंद में। ठीक है, तो वर्ण तो 2 हैं और मात्राएं 3 हैं। ठीक है, तो वर्ण मात्रा समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, संख्या और क्रम। ठीक है, छंद के अंग में संख्या और क्रम भी है। तो वर्णों और मात्राओं की गणना में वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या, जो वर्णों और मात्राओं की गणना करते हैं, तो गिनती में जो होता है वही संख्या है। और लघु गुरु स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ठीक है, लघु गुरु स्थान निर्धारण भी रहता है इसमें, मतलब स्थान निर्धारित भी रहता है। तो यही होता है, क्या होता है? क्रम होता है। ठीक है, तो क्रम का भी ध्यान दिया जाता है और संख्या का भी ध्यान दिया जाता है इसमें। ठीक है, संख्या, वर्णों और मात्राओं की गणना मतलब कितने हैं, तो ये हो गया संख्या। और लघु गुरु का जो स्थान निर्धारित रहता है, ये हो जाता है आपका क्रम। ठीक, आगे चलते हैं। गण किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गणों की संख्या 8 है, जो कि दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गण भी होते हैं इसमें। गण का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो गण का मतलब हो जाता है समूह। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, गणों की संख्या 8 है। ठीक है, गण में 3 वर्ण रहते हैं।
और गण 8 होते हैं। ठीक है, तो इसको किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसमें तो छंद ही पढ़ेंगे आज। इसके बाद है गति। तो छंद को पढ़ने का लय या प्रवाह। तो किसी भी छंद को जब हम पढ़ते हैं तो एक लय में पढ़ते हैं, एक प्रवाह में पढ़ते हैं। ठीक है, तभी इसको एक छंद के रूप में कहा जा सकता है। जैसे गा कर अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी एक लय है, लय में आप कह रहे हैं। ठीक है, पद्य आप गा कर ही सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसी को लय कहा जाता है, लय में होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार में जितना पढ़ा जाता है, जैसे कामा लगा होता है तो एक लाइन में जहाँ कामा रहता है वहाँ तक एक बार में पढ़ते हैं, तो वो यही मतलब प्रवाह है, एक प्रवाह में होना चाहिए। ठीक है, धारा प्रवाह होना चाहिए छंद में, तो यही हो जाता है क्या, गति। और यति क्या होता है, यति या विराम। तो किसी छंद को जब पढ़ रहे हैं तो जहाँ पर कामा लगता है वही यति है। यति का मतलब रुकना, जहाँ पर रुकते हैं आप, थोड़े समय के लिए रुकें चाहे ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, इसी को यति कहा जाता है। ठीक है, यति कामा जहाँ पर लगता है। जैसे कोई भी जैसे दोहा छंद अगर पढ़ रहे हैं तो कामा जहाँ पर आएगा उसी को कहा जाएगा यति। कोई भी दोहा देख लीजिए, जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ये देखिए, ऐसी बानी बोलिए, बोलिए कहकर थोड़ा रुक रहे हैं यहाँ पे, तो कामा है जहाँ पर वहाँ रुक रहे हैं, तो यही है यति। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रुक रहे हैं तो ये जहाँ पर रुक रहे हैं वो उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है इसी को। ठीक है, रुकना, कहने का मतलब रुकना। जहाँ पर कामा लगता है थोड़ी समय के लिए रुकते हैं, और जहाँ पर पूर्ण विराम लगता है वहाँ ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो यति इसी को कहा जाता है जहाँ पर आप रुकते हैं सांस लेने के लिए। किसी छंद को जब पढ़ते हैं तो रुकना पड़ता है, रुक रुक कर पढ़ते हैं, तो वही यति उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको, यति क्या होते हैं। अब तुक देखिए, छंद के चरण के अंत में समान स्वर या व्यंजन की स्थापना। ठीक है, किसी छंद को जब पढ़ते हैं तो उसमें अंत में देखेंगे समान मात्राएं आएंगी। जैसे देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसी को तुक कहते हैं, खोए होए। कहने का मतलब यहाँ ओ की मात्रा है और यहाँ यह है, यहाँ भी ओ की मात्रा है, यहाँ यह है। ठीक है, तो अंत में समान, अंत में मिलता रहता है दोनों का। ठीक है, इसी को कहा जाता है तुक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं। तो छंद के 7 अंग होते हैं, जो यही थे, 7 अंग यही थे। और इसके आगे अब देखते हैं लघु और गुरु। लघु और गुरु क्या होते हैं इसको देख लेते हैं हम एक बार। तो लघु होते हैं ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन, क्या कहे जाते हैं, लघु कहे जाते हैं। और गुरु क्या कहे जाते हैं, दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को कहते हैं गुरु। कहने का मतलब लघु में 1 मात्रा गिनते हैं, गुरु में 2 मात्रा गिनते हैं। और जिसका प्रतीक है, लघु का प्रतीक चिन्ह है 1 खड़ी पाई, और गुरु का प्रतीक चिन्ह है यश टाइप का, ऐसे जो रहता है लागू ये होता है। लघु जहाँ पर रहता है वहाँ 1 मात्रा गिनते हैं। ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन रहे तो ये होते हैं क्या, लघु होते हैं, जिसको ह्रस्व भी कहा जाता है। गुरु जहाँ पर 2 मात्रा गिनते हैं, या 2 मात्रा वाले स्वर हों चाहे व्यंजन हो जिसमें 2 मात्रा वाले स्वर लगे हों, तो वो होते हैं क्या, गुरु होते हैं। जिसको दीर्घ स्वर भी दीर्घ कहते हैं, दीर्घ वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लघु का चिन्ह है और गुरु का चिन्ह है। तो देख लेते हैं लघु कौन कौन से होते हैं और गुरु कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, लघु होते हैं अ, ई, उ, री, ये सभी हैं लघु। ठीक है, ये सभी स्वर आए चाहे एम इस मात्रा, यही मात्रा हो व्यंजन में। जैसे क, जैसे देखिए
क हो गया तो इसमें है छोटी की, इसमें छोटी ई है, छोटा को इसमें और छोटा ऊ है, क्री इसमें री है। ठीक है, तो चाहे व्यंजन आ सकते हैं। एक क इसमें जैसे क पूरा है, और भी व्यंजन हो सकते हैं, सभी व्यंजन कोई भी व्यंजन हो, मतलब मात्राएं यही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो चंद्रकामा वाला रहता है, जो चंद्र बिंदु होते हैं, चंद्र बिंदु ऊपर जो बिंदी रहती है, ठीक है, चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं वो भी होते हैं क्या, लघु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लघु होते हैं। और गुरु क्या होते हैं, गुरु को देख लेते हैं। तो इस ये जो स्वर इतने हैं इसको छोड़ करके जो मतलब बड़ी मात्रा वाले सभी हो जाते हैं गुरु। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ये सभी होते हैं गुरु। या तो मात्रा यही मात्राएं यही होंगी, और व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कहने मतलब, लेकिन बड़ी मात्रा सभी रहेंगी। तो ये हो जाएंगे क्या, गुरु वर्ण, मतलब दीर्घ जिसको कह सकते हैं। और दीर्घ कौन से होते हैं, देखिए जैसे ऊपर बिंदी जैसे रहती है, अनुस्वार जिसको कहा जाता है, अनुस्वार वाले अगर वर्ण आ रहे हैं ये भी गुरु गिने जाते हैं, मतलब दो मात्रा गिनेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और विसर्ग वाले भी वर्ण क्या होते हैं, दो मात्रा गिनते हैं। जैसे यहाँ तह, जैसे प्रातः, तह जो होता है इसमें दो गिना जाएगा, तह पर दो गिनेंगे। ठीक है, तो विसर्ग में भी दो गिना जाता है और अनुस्वार में भी दो गिना जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसे अग्र का अग्र में जो है, इसमें कहने का मतलब संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण। संयुक्त मतलब जो आधा अक्षर जो जहाँ आता है उसके पहले वाले वर्ण में एक जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे अग्र में अ तो एक ही है, लेकिन अ में एक और जुड़ जाएगा, दो हो जाएगा। अ को दो गिनेंगे क्योंकि ग्र, यहाँ अग्र आधा अक्षर बीच में आ रहा है। अग्र में क्या है, अ है, आधा ग है, ठीक है, आधा ग है और र है, तो बीच में आधा आ गया अग्र। ठीक है, अग्र लिखने का तरीका ये है, लेकिन इसमें इतना होता है, अ रहता है, आधा ग रहता है और र रहता है। ठीक है, तो बीच में आधा आ रहा है, तो जहाँ पर आधा आता है उसके पहले वाले वर्ण में एक जुड़ जाता है। तो ये तो अ जो है एक ही है, लेकिन इसमें एक जुड़ जाएगा तो दो गिना जाएगा, दो और र एक, तीन। ठीक है, तो ये समझे होंगे आप लोग। ठीक है, तो अर्धाक्षर वर्ण अगर आता है तो उसके पहले वाले वर्ण में एक प्लस हो जाता है, एक जुड़ जाता है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे अग्र का में दो हो गया, और वक्र, वक्र में भी व में दो गिना जाएगा। और राजन, जैसे ज में, यहाँ पे ज में दो गिना जाएगा। क्यों, हलंत वाले, अगर हलंत वर्ण के पहले का वर्ण जो होता है उसमें दो गिनते हैं। ठीक है, तो हल किसी वर्ण के नीचे हल लगा है तो उसके पहले वाला वर्ण दो गिना जाएगा। जैसे राजन, तो यहाँ ज एक ही है, लेकिन एक मात्रा वाला है, लेकिन यहाँ पर दो गिना जाएगा, ज पर दो गिनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे इसको। और अगर नहीं समझे हो, समझ में अगर नहीं आया हो तो फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। वर्णों व मात्राओं के आधार पर छंद के भेद। तो वर्ण या मात्रा के आधार पर छंद के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, वर्णों की संख्या समान होनी चाहिए वर्णिक छंद में। ठीक है, तो इसमें वर्णों की संख्या समान रहती है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या समान रहती है। और मुक्तक छंद में, मुक्तक छंद को अभी बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों देख लेते हैं एक बार, इसके बाद मुक्तक छंद को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहने में तो वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। लघु गुरु का क्रम समान रहता है इसमें। ठीक है, लघु और गुरु
का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, किसमें, वाणिक छंद में। ठीक है। और मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद में मात्राएं समान होनी चाहिए सभी लाइन में, सभी पंक्ति में मात्राओं की संख्या इसमें समान होनी चाहिए। और वाणिक छंद के सभी पंक्ति में वर्णों की संख्या समान रहनी चाहिए। ठीक है। वाणिक में वर्ण गिना जाता है, मात्रिक में मात्रा। ठीक है। और मात्रिक छंद में क्या रहता है, लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और इसमें लघु गुरु के क्रम पर भी ध्यान दिया जाता है, किसमें, वाणिक छंद में। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं और मुक्तक छंद को देख लेते हैं, तीसरा है जो। तो इसमें क्या होता है, मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का मतलब, इसमें मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई मतलब ध्यान नहीं रखा जाता है, किसी चीज़ का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है। इनमें केवल पद्य प्रवाह ही अपेक्षित रहता है। कहने का मतलब इसमें पद्य का प्रवाह को सिर्फ ध्यान में रख करके इसकी रचना की जाती है, न तो इसमें मात्रा का ध्यान दिया जाता है, न तो वर्णों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है। इसमें सिर्फ प्रवाह को ध्यान में रख करके इसकी रचना होती है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ। ठीक है। तो निराला इस मुक्तक छंद का प्रयोग पहले निराला ने किए और शुरू किए, यही इनके द्वारा शुरू किया गया हिंदी में। ठीक है। और आधुनिक कविता में भी इसका प्रयोग चल रहा है आज भी अत्यधिक मात्रा में। तो आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। मात्रिक और वाणिक छंदों के तीन भेद हैं। ठीक है। वाणिक और मात्रिक छंदों के तीन भेद हैं। पहला सम, दूसरा विषम और तीसरा अर्धसम। ऐसे पहला है सम, दूसरा अर्धसम, तीसरा विषम। ठीक है। ये क्रम में रहना चाहिए। तो सम में क्या होता है, देखिए, जिस छंद में चारों चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर हो, जिसके सभी चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर रहती है, तो उसको सम मात्रिक कहते हैं। जैसे चौपाई में क्या होता है कि चारों चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। ठीक है। तो सममात्रिक किसको कहेंगे। और अर्ध सममात्रिक किसको कहेंगे, जिसमें प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे 4 चरण हो गए, तो ए चरण और ए चरण, इसमें दोनों में बराबर मात्राएं हैं, और ए चरण इसमें दोनों में बराबर हैं। ठीक है। कहने का मतलब पहला चरण ए हो गया, दूसरा ए। कहने का मतलब पहला चरण में कुछ और मात्रा, जैसे दोहा में ले लीजिए, तो दोहा में इसमें 13 होती है, तो इसमें 11 होती है। ठीक है। तो फिर इसमें 13 होती है, तो फिर इसमें 11 होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्धसम। ठीक है। तो अर्धसम में क्या होता है, प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राओं की अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है। तो इसमें आ जाएंगे जैसे दोहा, सोठा, बरवे, ये सभी हो जाएंगे अर्धसम मात्रिक में। और विषम क्या होता है, अर्धसम मात्रिक या अर्धसम वाणिक दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो वाणिक में वर्णों को ध्यान रखेंगे, और मात्रिक में मात्राओं को ध्यान में रखेंगे। तो विषम में क्या होता है, जिस छंद में 4 से अधिक 6 चरण हो, प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो। ठीक है। जिस छंद में 4 से अधिक यानी 6 चरण होते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या समान नहीं रहती है, भिन्न रहती है। तो ये हो जाते हैं विषम मात्रिक या विषम वाणिक छंद। ठीक है। तो वाणिक रहेंगे
तो जैसे वर्णों का ध्यान रखकर अगर किया गया रहेगा तो वर्णिक कहेंगे, अगर मात्राओं का ध्यान रखा गया रहेगा तो मात्रिक कहेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा